हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहा गया है? एक्सप्रेस इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। मतलब कि आपको इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड हेंस एवेल्युएट दिस। आपको इस इंटीग्रल की बाद में वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एक रिज़ल्ट बताऊंगा, उस रिज़ल्ट का इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। उस रिज़ल्ट की मैं आपको डेरिवेशन या फिर आप कह सकते हो कि उसका प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप उस रिज़ल्ट को याद रख लो। वो क्या है? बी एम कॉमा एन किसके इक्वल है? m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट है। इसका आपका प्रूफ भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करवा दूंगा ना, तो उसके बाद उसका प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? बीटा फंक्शन की टर्म्स के इक्वल प्रूव करना है, या आप कह सकते हो इसको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ये ना यहाँ एक्स रेज़ टू पावर n आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है? इसको मैं आई मान लेता हूँ 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर m 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p dx। बीटा फंक्शन आपका होता क्या है? ऐसी कुछ फॉर्म का 0 to 1। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ मैं वेरिएबल लेता हूँ z, तो z की पावर m इंटू 1 माइनस z की पावर n dx। ठीक है, ऐसी फॉर्म का ही आपका क्या होता है? बीटा फंक्शन होता है। इसको हम लिखते हैं बी एम कोमा एन से। ठीक है, यहाँ एक्स नहीं जेड आएगा क्योंकि जेड है पूरे इंटीग्रेशन के अंदर। तो ऐसी कुछ फॉर्म आनी चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कैसी सब्स्टिट्यूशन करें? आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ है, और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n की पावर कुछ है। ठीक है, ये बीटा फंक्शन की फॉर्म कब बनती? अगर यहाँ 1 माइनस एक्स होता अकेला, मतलब कि 1 माइनस अकेला वेरिएबल होता, उसकी पावर कुछ ना होती। ठीक है, तो 1 माइनस वेरिएबल की होल पावर कुछ होती, तब इसको ही हम लिख देते हैं कि ये बीटा फंक्शन की ही फॉर्म है। पर ऐसा नहीं है, हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ एक्स रेज़ टू पावर n है ना, इसको मैं z पुट कर देता हूँ। ऐसे आप याद रख सकते हो कि कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ करनी है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 1 माइनस सिंगल वेरिएबल चाहिए, उसकी कुछ पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया? इस एक्स रेज़ टू पावर n को एक सिंगल वेरिएबल ले लिया जो कि है z। इसका मतलब क्या है? अब आप इस इंटीग्रेशन को किस में चेंज करने वाले हो? मतलब कि जो x में था उसको आप z में चेंज करने वाले हो। तो जहाँ जहाँ एक्स वाली टर्म्स है इनको आपको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने एक्स रेज़ टू पावर n को जेड पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू जेड रेज़ टू पावर 1/n, है ना? ये आ जाएगी, तो x की वैल्यू ये आ गई। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। मैं ये वैल्यूज़ इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं बाद में इस इंटीग्रल के अंदर इसको पुट करूँगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है इस इंटीग्रल के अंदर अब dx भी है, तो इसको dz की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो dz की टर्म्स में कैसे लेकर आऊँगा? देखिए, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो ये क्या आ जाएगा? x की डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू जेड रेज़ टू पावर 1/n की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1/n आगे आ जाएगा, z पीछे, और इसकी एक पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 1/n माइनस 1 आएगा, और साथ में z का फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज़ dz। तो ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सही तरह लिखूँ तो ये आ जाएगा z रेज़ टू पावर 1/n माइनस 1 अपॉन n dz। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखिए, अगर आपने इस पूरे इंटीग्रल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया है तो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको कैसे चेंज करूँगा? तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू क्या है? z रेज़ टू पावर 1/n है ना। x की वैल्यू क्या है? z रेज़ टू पावर 1/n। तो देखिए, जब यहाँ ये इंटीग्रल x की टर्म्स में था तब आपकी जो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। ठीक है, तो जब लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, जब हम ऐसे भी कह सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास z रेज़ टू पावर 1/n आ जाएगा। पावर को उधर लेकर जाऊँगा तो तब भी 0 ही रहेगा, मतलब z 0 आ गया। इसका मतलब जब x 0 है तो z क्या है? 0 है। ठीक है,
अब x की वैल्यू जब 1 है तब z की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो इसमें मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ। तो x की जगह अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आएगी, z की पावर यहाँ 1/n है, ये पावर उधर चली जाएगी और 1 की पावर में कुछ हो जाएगा, है ना। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो इसका मतलब जब x 1 है तो z भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो z की जो लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगी और जो अपर लिमिट है वो 1 ही रहेगी। अब ये सारी वैल्यूज जो है मैं इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर दूंगा। तो मेरे पास i किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट सेम ही रहेंगी। यहाँ x रेज़ टू पावर m है, x रेज़ टू पावर m की जगह मैं क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ x है ना, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, z रेज़ टू पावर 1/n और उसकी पावर m, क्योंकि x की पावर m थी, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, z रेज़ टू पावर 1/n, तो उसकी पावर फिर m होगी। इंटू में 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n को मैंने z मानना हुआ है तो z पुट कर दिया। ठीक है, और इसकी पावर p और dx की वैल्यू क्या निकली है, ये z की पावर 1/n-1 अपॉन n dz। आगे देखते हैं, ये जो n है ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, 1/n इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, 0 to 1। यहाँ क्या बचेगा, z की पावर 1/n-1 है और यहाँ क्या है, z की पावर 1/n होल की पावर m। इस m को जब मैं अंदर पावर में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये m/n बन जाएगा। ठीक है, तो z की पावर m/n, तो यहाँ z की पावर m/n हो गया, यहाँ z की पावर 1/n-1 है। तो बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो z की पावर क्या हो जाएगा, ये वाली पावर m/n, ठीक है, प्लस ये वाली पावर मतलब कि 1/n-1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 1 माइनस जेड की पावर p और dz एज इट इज़। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो यहाँ एक वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ है। ठीक है, और 1 माइनस जेड है और उसकी पावर कुछ है और dz है, और लिमिट्स भी कहाँ से कहाँ है, 0 to 1 है। ये आपकी बीटा फंक्शन की ही तो फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/n एज इट इज़, और इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, b। पहली टर्म क्या होती है, जो आपका ये वेरिएबल है उसकी पावर में जो भी है उसमें एक ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर में क्या है, m/n प्लस 1/n-1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, m+1 अपॉन n आ गया, ये आएगा, कॉमा 1 माइनस जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है उसमें भी एक को ऐड करना होता है। तो इसकी पावर क्या है, p है, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे तो p+1, तो ये आ गया। तो देखिए हमने क्या कर दिया, जो आपके पास ये वाला इंटीग्रल था, जहाँ आप कह लो ये वाला इंटीग्रल, ठीक है, इसको हमने बीटा फंक्शन की टर्म्स में लिख दिया। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया कि हेंस एवेल्यूएट दिस, मतलब कि आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी, इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर आप देखो इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को, दोनों लगभग सेम ही है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 to 1, 0 to 1। एक्स रेज़ टू पावर यहाँ m है, यहाँ बस m की जगह 5 है। ठीक है, यहाँ n है, यहाँ पावर 3 होगी, यहाँ p है, यहाँ 3 है, बाकी तो सबको सेम ही है ना। तो इसका मतलब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, यहाँ n है, n की जगह यहाँ क्या है, 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 आएगी, और यहाँ p है, यहाँ क्या है, 3 है, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 आ गई, दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कंपेयरिंग ये वाला इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू पावर m 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n p dx, किसके साथ, इसके साथ, इस इंटीग्रल के साथ, 0 to 1 x रेज़ टू पावर 5 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 dx, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इस इंटीग्रल को क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। देखिए आपके पास जो ये इंटीग्रल है ये किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल नहीं आया हुआ है ना, तो मैं लिख दूँ 0 to 1 मतलब कि इस इंटीग्रल का मतलब ये हुआ। ठीक है, हमें एवेल्यूएट किसको करना है, इसको करना है, तो इस इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ, 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर 5 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 और उस होल की पावर 3 भी dx, ये किसका इक्वल होगा, 1/3। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या है, 3 है, तो इसलिए यहाँ भी जहाँ जहाँ n होगा वहाँ मैं 3 पुट कर दूंगा, इंटू में b,
यहाँ जहाँ जहाँ m है वहाँ क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ m है तो यहाँ क्या है 5 है। तो इसी तरह यहाँ m है तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा 5 पुट कर दूंगा, 5 + 1 अपॉन n की जगह क्या पुट करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करके हमने वैल्यूज़ निकाल रखी है ना m n p की। तो यहाँ n है तो यहाँ क्या है 3 है, तो अगर यहाँ n है तो यहाँ भी मैं 3 लिखूँगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ p है तो यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ p है तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं 3 लिख दूंगा। हमने ये वैल्यूज़ ऊपर पहले ही वैसे निकाल रखी हैं। तो हमारे पास जो ये इंटीग्रल था जिसको आपको वैल्यूएट करने के लिए कहा गया था वो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। क्या है 1/3 b 5 + 1/3 कोमा 3 + 1 आ गया। इसको मैं ऐसे लिख दूँ b 1/3 b इंटू इस टर्म को सॉल्व करोगे 5 + 1/3 को तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, कोमा 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, वो मैंने क्या बताया था, ये वाला रिजल्ट कि अगर b m, n है तो वो किसका इक्वल होगा m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m + n-1 का होल फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ m की जगह क्या है 2 है, n की जगह क्या है 4 है, ठीक है। ये 1/3 को एज इट इज रहने देते हैं। इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगा m-1 का फैक्टोरियल मतलब 2-1 का फैक्टोरियल इंटू में n-1 का फैक्टोरियल मतलब कि 4-1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है m + n-1 का फैक्टोरियल मतलब कि 2 + 4 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 एज इट इज़। यहाँ 2 - 1 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 - 1 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 + 4 - 1 जो होता है वो आपके पास होता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, अपॉन में 5 फैक्टोरियल को मैं 3 तक खोलता हूँ। 3 तक खोलने का क्या मतलब है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल ऐसे खोल दिया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो आपके पास क्या आ गया 1/3 × 5 × 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/60 के इक्वल। इसका मतलब जो आपका इंटीग्रल है 0 to 1 x⁵ 1 - x⁵3 dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/60। तो ये मैंने एवेल्यूएट कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है, एग्जांपल नंबर 5 शो दैट जो ये इंटीग्रेशन है पूरी 0 to π/2 sin p थीटा इंटू कोस क्यू थीटा, ये क्यू है डी थीटा, ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है, हमें ये शो करना है। यहाँ जो p और q है ना ये दोनों ही -1 से ग्रेटर है, मतलब कि p भी -1 से बड़ा है और q भी -1 से बड़ा है। तो हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, मतलब कि आपको सिंपल भाषा में जो मैं कहूँ इसको आपको बीटा फंक्शन की फॉर्म में ही लेकर आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आई मान लेता हूँ 0 to π/2 sin p थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा, इसको मैंने आई मान लिया। अब देखिए यहाँ ना आपको सब्सटीट्यूशन याद रखनी पड़ेगी, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए ना साइन की पावर थीटा इंटू कोस की पावर थीटा डी थीटा, तो इस केस में आपको बस यही याद रखना है को कि साइन स्क्वायर थीटा को ना आपको कोई नया वेरिएबल पुट कर देना है, जैसे कि जेड पुट कर दिया, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या पुट करेंगे जेड पुट करेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना उसमें ज़्यादातर हम यही पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट कर देते हैं। आपको पता है कि यहाँ डी थीटा भी है, डी थीटा की वैल्यू को भी हमें निकालना है, तो डी थीटा की वैल्यू को भी निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसमें एक पावर कम होगी, ठीक है। और साइन थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी जेड आ जाएगा। यहाँ से मैं डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा डी जेड अपॉन 2 sin थीटा कोस थीटा। देखिए डी थीटा जो है उसको मुझे पूरे के पूरे को जेड की टर्म्स में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ तो पर फिर से थीटा आ गया, तो यहाँ हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या है जेड के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, यहाँ पावर स्क्वायर थी उधर जाके क्या हो जाएगी अंडर रूट हो जाएगी, तो जेड का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ मैं साइन थीटा की जगह क्या लिखूँगा अंडर रूट जेड लिखूँगा। अब कोस थीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जेड के इक्वल है ना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लूँ उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया।
अंडर रूट में नहीं, सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर उधर चला गया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, जेड है जी, तो वो लिख दो, तो 1 माइनस जेड लिख दिया। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जेड। तो कोस थीटा की जगह यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 1 माइनस जेड लिख दूंगा। तो ये मेरी डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा, इन सब को मैं इसमें पुट कर दूंगा। देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट करना है। तो यहाँ आपको कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ आपको कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा। यहाँ साइन की पावर पी है कुछ और यहाँ कोस की पावर क्या हुआ है, तो आपको यहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, देखिए आई हमारे पास 0 to π/2 साइन थीटा की पावर पी कोस थीटा की पावर क्यू डी थीटा, यही तो है। बस मैंने पावर को थोड़ा ऐसे करके लिख दिया ब्रैकेट डाल के, यही तो है ना, ये है ना। अब देखिए 0 to π/2 साइन थीटा का मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब, और यहाँ p/2 कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और p/2 कर दिया, मतलब कि p को 2 से डिवाइड करा दिया और साइन की पावर में 2 चढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ p/2 है, तो आपको पता है किसी की पावर ऐसे है, a की पावर जैसे 2 है और उसकी पावर p/2 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, 2 × p/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर दोबारा क्या आ गया, a की पावर p ही आ गया। सिमिलरली यहाँ मैंने साइन की पावर में 2 कर दिया और p को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये p ही बन जाएगा। ऐसे आपको यहाँ भी करना है, कोस स्क्वायर थीटा की पावर q/2 डी थीटा। और एक बात और, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन की जो आपकी लिमिट्स हैं ये भी साथ के साथ चेंज होंगी ना। अगर आपने इस थीटा को पूरे को, मतलब कि जो थीटा में इंटीग्रल था उसको आपने जेड में कर दिया, है ना, वैसे अभी करा नहीं है, अभी मैंने वैल्यूज़ को पुट नहीं करा, पर आप जेड में करने वाले हो ना, तो आपकी जो ये लिमिट्स हैं ये भी चेंज होंगी, है ना। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, आपकी जब थीटा की वैल्यू 0 है तब जेड की वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट जब 0 है तब जेड के केस में, जब जेड के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। थीटा जब 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो जेड भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे जब थीटा 0 है तो जेड भी क्या है, 0 ही है। अब देखिए जब आपका थीटा π/2 है, जब आपका थीटा π/2 है तो जेड क्या आएगा, जब थीटा π/2 होता है, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है ना, और 1 की पावर 2 करो तो 1 ही आएगा, तो जेड की पावर मतलब कि जेड क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब थीटा π/2 है तो जेड क्या है, 1 है, तो लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 0 to 1 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, जेड पुट कर दूंगा, जेड की पावर p/2 आ गया। कोस स्क्वायर थीटा की हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर q/2, है ना। कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पता है कि z है ना, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह सीधा लिख दूंगा 1 माइनस जेड की पावर q/2, और डी थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल ली हुई है, तो आ जाएगी dz/2 अंडर रूट जेड 1 अंडर रूट 1 माइनस जेड, ये आ गया। अब बस आपको z वाली जो टर्म है उसको इकट्ठा करना है ना, 1 माइनस जेड वाली जो कोई टर्म है उसको इकट्ठा करना है, और जो फालतू की कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है। ये तो काम रह गया है आपका। यहाँ क्या है, 2 है ना, तो इसको मैं 1/2 के फॉर्म में बाहर निकाल देता हूँ। 0 to 1 जेड की ये वाली टर्म है p/2, और एक यहाँ z की एक और टर्म है ये वाली अंडर रूट जेड है ना, अंडर रूट जेड का मतलब जेड की पावर 1/2, तो जब ये जेड की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो जेड की पावर -1/2 हो जाएगा, और जेड की पावर -1/2 इंटू जेड की पावर p/2 क्या आ जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ p/2 के साथ -1/2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस जेड की पावर q/2 है, और एक 1 माइनस जेड जो है यहाँ नीचे बैठा हुआ है, इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर मतलब कि 1/2 है, तो जब ये 1/z ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और जब ये वाला 1 माइनस जेड और ये वाला 1 माइनस जेड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ -1/2 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और dz एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़, और इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो,
बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो ना, यहाँ वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, 1 माइनस वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, डी वेरिएबल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी, जो ये वाला वेरिएबल होता है मतलब कि जो सिंगल वेरिएबल होता है यहाँ z जैसे है, इसकी पावर में एक को ऐड करना होता है, तो p/2 माइनस 1/2 प्लस 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, कॉमा 1 माइनस z की पावर क्या है, q/2 माइनस 1/2 है, इसमें एक ऐड करो तो क्या आएगा, q/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 b, इसको लिख दो p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2, तो ये आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।